अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 15 का हमारे पास टॉपिक 130 स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो हमारे पास रिलेटेड होंगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, फिनिश्ड गुड्स से, WIP एंड रॉ मटेरियल से। यहाँ पे हमारे पास जो WIP है इसका मतलब है कि वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरीज हमने पढ़ी थी। तो हमारे पास है प्रैक्टिस 15.1। हम प्रैक्टिस 15.1 की पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो इसमें रिक्वायर है और फिर जाके इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, बटाका प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे पास अब नेम हो जाएगा कंपनी का, है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड शूज़। ठीक है, इसमें किसका स्टॉक है? फिनिश्ड शूज़ का। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? शूज़, और फिनिश्ड है। ठीक है, हमने 3 तरह की इन्वेंट्रीज पढ़ी थी ना, तो ये उसमें फिनिश्ड इन्वेंट्री में आएगी। ऑन December 31, 2009 ये उसकी क्लोजिंग डेट होगी, मतलब जब उसका रिपोर्टिंग ईयर जो है वो उसका एंड कर रहा है। कॉस्टिंग रुपीज़ दिस। ठीक है, कॉस्ट उसकी, अब फिनिश्ड इन्वेंट्री जो है हमारे पास उसकी कॉस्ट क्या है? 15,000। ठीक है, ये फिनिश्ड इन्वेंट्री है ना हमारे पास, इसकी कॉस्ट 15,000 है। द कंपनी हैज़ आल्सो अ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अब हमारे पास कंपनी में क्या है? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी है, और उसकी हमारे पास कॉस्ट क्या है? द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट दिस वर्क इन प्रोसेस इज़ दिस। अब हमारी जो कॉस्ट है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की, उसको कंप्लीट करने की, वो हमारे पास कितनी है? 5,000। मतलब जो एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, मतलब एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट हम इसे कह लें, या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कह लें, ये हमारे पास कितनी है? 5,000। ऑन विच कॉस्ट ऑफ दिस हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंड टिल December 31, 2009। जबकि हमारे पास जो कॉस्ट है 10,000, ये हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, ऑलरेडी लगा चुके हैं। कब? December 31, 2009 में। ठीक है, ये हम पहले से ही लगा चुके हैं जो 10,000 है। इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उसकी हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 10,000। ठीक है, मतलब एस्टिमेशन कॉस्ट जो है उसको कंप्लीशन के लिए वो हमारे पास 5,000 रिक्वायर्ड है कंप्लीशन के लिए कॉस्ट, और उसकी कितनी, मतलब टोटल उसकी जो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है? 10,000। ठीक है, द कंपनी पेज 2% कमीशन ऑन सेल्स टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो कंपनी है वो 2% कमीशन देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो उनका जो माल है वो सप्लाई करते हैं। अब 2% कमीशन वो देगी, तो ये 2% जो होगा इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी जो हमें मज़ीद रिक्वायर होगी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, मतलब ये हमें मज़ीद ये 2% और चाहिए, रिक्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको बताती हूँ, इसको हमने कहाँ से इसको नोट डाउन किया कि ये हमें 2% और रिक्वायर्ड है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस इज़ दिस। अब जो हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, मतलब जो हमने क्या की, सेल की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेशन हमने लगाई सेलिंग प्राइस की, हमारे पास वो कितनी है? हमारे पास 35,000। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स की भी और वर्क इन प्रोसेस की भी। वर्क इन प्रोसेस क्या है? व्हेन दिस विल बी कन्वर्टेड टू फिनिश्ड गुड्स। वर्क इन प्रोसेस यही है ना कि जब तक वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये हमारे पास आए 35,000। ठीक है, अब आप देखें कल हमने जो किया था, यहाँ पे मैंने वैल्यूएशन प्रिंसिपल में यहाँ पे ये हमने देखा था फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था? यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू का एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया था कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को, और माइनस कर दिया था कॉस्ट टू मेक सच सेल। अब हमने इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है? फिनिश्ड गुड और वर्क इन प्रोसेस दोनों की बात हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? वर्क इन प्रोसेस भी है, दिस वन वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। अब अगर आप यहाँ से ही टोटल से ही यहाँ पे लास्ट वाली लाइन को जस्ट देखें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो वही लगेगा जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सबसे पहले क्या कॉस्ट आएगी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमारी जो है वो हमारी कितनी है? वो हमारी यहाँ से 35,000 बन रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो सोल्यूशन है वहाँ पे लिख लेते हैं 35,000। क्लियर? हमने यहाँ पे लिखा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है? 35,000, और 35,000 को हमने यहाँ पे लिख दिया। कंप्लीशन कॉस्ट हमारी 5,000 है, हमने क्या करना है? इसको लेस करना है।
फार्मूले में लेस का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हमने इसको लेस करना है कंप्लीशन कॉस्ट को, और उसमें से लेस कर देना है हमने कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सच सेल्स। ठीक है, फार्मूला आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट लेस कॉस्ट टू मेक सच सेल्स। अब मेक सच सेल्स हमने क्या, उसकी कॉस्ट जो आएगी वो क्या आएगी। अब हम इसको 2% को यूज़ करेंगे, हम देंगे 2% ऑफ 35,000। तो ये हमारे पास कितना आएगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2% ऑफ 35,000, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे हम 100 को और मल्टीप्लाई कर देंगे 35,000 को, ये 700 आ जाएगा। तो हमने यही 700 जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये 700, ठीक है। कंप्लीशन कास्ट तो हमारे पास थी 5,000 और हमने 700 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमने 35,000 में से माइनस किया 5,000 को एंड माइनस किया 7,000 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अलग अलग माइनस भी कर सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उसने क्या किया, उसने इन दोनों को ऐड कर दिया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया है सम करके और फिर टोटल में से उसको माइनस कर दिया। ये बात भी ठीक है, आंसर आपका दोनों केसेस में सेम आएगा, ठीक है। आप जिस तरह मर्जी करें, आप चाहे इन दोनों को पहले ऐड कर लें और फिर क्या करें, इसमें से माइनस कर दें, और चाहे तो आप डायरेक्ट ही इसको भी पहले माइनस करें और फिर पहले इसको माइनस करें, ठीक है। ये उसने ब्लॉक बना दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और फिर टोटल में से माइनस कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल में ये हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू थी, तो यहाँ पे हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करेंगे, और ताकि हमें पता चले कि हमारी जो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसमें हम देखेंगे फिनिश्ड गुड्स जो थी हमारे पास उसकी कॉस्ट कितनी है 15,000, और जो वर्क इन प्रोसेस गुड्स थी उनकी कॉस्ट हमारे पास कितनी है 10,000। हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होगी वो आ जाएगी, जो हमारे पास आ गई है टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट दिस वन। 15,000 को प्लस किया हमने 10,000 में और ये हमारे पास आ गया 25,000। क्लियर। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे एंड होता है। आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि आपने नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने उसका कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। वहाँ पे हमने 3-4 फार्मूलाज को डिस्कस किया था, तो उसमें से हमने ये एक लगाया, ये आपके सामने है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है हमारे पास, जो हमारे पास कितनी है 25,000, इज़ लेसर देन इट्स रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है उससे क्या है, कम है, ठीक है। ये कितने परसेंट मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों के दरमियान, 25,000 का। तो हमने क्या लिख दिया, इन दोनों के दरमियान 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर द इन्वेंट्री विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट एट कॉस्ट दिस। अब जो हमारे पास इन्वेंट्री होगी, ठीक है, सिंपल जो इन्वेंट्री होगी, हम कहेंगे कि वो हमारे पास कितनी है 25,000 है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 25,000 को ही क्या करेंगे, मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे आ रही है इन्वेंट्री जब हमारी कम हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो, तो हम बैलेंस शीट में जाके जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दिए इम्पॉर्टेंट टिप्स ITTR, तो इसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे तो फिर ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया उसका क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एग्जाम्पल, हमारे पास आ जाती है 15.2। 15.2 को हम रीड आउट कर लेते हैं। ये हमारी है कॉटन एक्सपर्ट लिमिटेड, ठीक है। ये हमारी जो है कंपनी नेम है, इज़ इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ। ये करती क्या है, क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, कपड़ा बनाती है। प्राइस ऑफ कॉटन एक्वायर्ड बाय कॉटन, दिस कंपनी नेम हैज़ फॉलन फ्रॉम दिस पर। यहाँ पे जो LB है ये हमारे पास होता है पाउंड, ठीक है। पाउंड को जो हम शॉर्ट फॉर्म में उसमें LB लिखते हैं। अच्छा, जो हमारे पास अब कॉटन की प्राइस है वो कहाँ से है, ₹200 पर पाउंड से लेके ₹180 पर पाउंड तक, ठीक है। एट द एंड ऑफ मंथ कंपनी हैड 3000 यूनिट्स। अब एक माह का ख़त्म होने के बाद कंपनी ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 3000, ठीक है। टोटल यूनिट्स एक माह में कंपनी ने प्रोड्यूस किए 3000, विच इट हैड परचेज्ड एट 200 पर यूनिट, ठीक है। इसने क्या किया, ₹200 पर यूनिट से उसने एक जो था यूनिट उसको सेल किया। मतलब हर यूनिट के लिए उसने कितना पे किया, कितनी मतलब उसको पैसे आए उसके पास 200, ठीक है।
नहीं, यहाँ पे परचेज़ का वर्ड यूज़ है, सेल का वर्ड नहीं है। तो ये क्या है, कंपनी परचेज़ कर रही है, मतलब हर यूनिट के लिए वो क्या कर रही है, 200 पे कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, द क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस कॉटन इज़ सोल्ड फॉर 500 पर मीटर। अब उसने, कंपनी ने क्या की, कॉटन उसने बाय की। ठीक है, और कॉटन का जो रेट था वो हमारे पास 200 पर पाउंड से 180 पर पाउंड तक था। अब कंपनी ने 300 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मतलब 300 उसने मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मतलब कपड़े बनाए होंगे 300 या कुछ ऐसा। ठीक है, जितने भी उसके मतलब यूनिट, उसका जो भी वो कैलकुलेट करती है उसके अकॉर्डिंग उसने 300 प्रोड्यूस किए। और जो उसने कितने के, उसने हर यूनिट जो था हमारे पास वो उसने 200 मतलब रुपीज़ का उसने क्या किया, बाय किया। अब ये जो यूनिट कंपनी बाय कर रही है वो हमारे पास कॉटन के यूनिट्स हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास यूनिट है ये हमारे पास कॉटन की यूनिट है। और ये जो आगे है ना, क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस कॉटन इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ दिस पर मीटर। अब जब हमने क्लॉथ उस कॉटन से बनाया तो हमने उसको कितने में सेल किया, 500 पर मीटर में। ठीक है, हम हर मीटर की प्राइस जो है वो 500 रख रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मीटर क्लॉथ इज़ दिस। अब हमने क्या की, कॉस्ट कितनी, हमारे पास 1 मीटर क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कितनी कॉस्ट आ रही है, 400। जबकि हम 1 मीटर एक मीटर क्लॉथ जो है वो हम कितने में सेल कर रहे हैं, 500 में। मतलब 100 जो है वो कंपनी अपना प्रॉफिट रख रही है। 1 पाउंड ऑफ कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, हम यहाँ पे हमने उसको जब बाय किया तो हमने उसको पाउंड में देखा कि मतलब पाउंड है ये हमारे पास, कॉटन जो होता है उसको हम पाउंड्स में मेजर करते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लॉथ होगा उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मीटर जो हमारे पास पाउंड क्लॉथ है वो कन्वर्ट हो रहा है मीटर क्लॉथ में। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल जो हमारे पास है उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब इस केस में अगर हम देखें अपना वैल्यूएशन प्रिंसिपल का टेबल, तो यहाँ पे हमारे पास जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की हमारे पास कॉस्ट है उसके लिए हमारे पास कोई भी कॉस्ट हमें नहीं मिल रही। ठीक है, वो इसकी वजह, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमने सेल की, ठीक है, उसकी जो हमारे पास प्राइस थी वो 500 थी और जो हम लगा रहे थे वो 400 थी। अब जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर हो गई है, वो बढ़ गई है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट से। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेट वो रियलाइजेबल वैल्यू है ना, वो यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को देखेंगे कि ये हम इसको कैसे देखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जितने हम प्रोडक्शन बाय कर रहे हैं, कितने 300 प्रोडक्शन, तो सॉरी 3000, और उनकी हर प्रोडक्शन की प्राइस क्या है, ₹200। हम क्या करेंगे, 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल की। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने यही किया, 3000 को मल्टीप्लाई कर दिया 2000 से, ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का हमारे पास फार्मूला क्या, यहाँ पे दाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट। ठीक है, टोटल यूनिट हमारे पास 3000 थे और प्राइस पर यूनिट हमारे पास 200 थे। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ गई, वो हमारे पास ये आ गई 6 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ये वही लिखी हुई है कि हमारे पास जब हमने फिनिश्ड गुड्स की जो कॉस्ट थी, जिसमें हमने उसको सेल किया, वो हमारे पास बढ़ गई उस कॉस्ट से, जिस प्रोडक्शन कॉस्ट से। तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री ऑफ सच रॉ मटेरियल इज़ नॉट रिटन डाउन टू NRY। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपका पॉइंट आ सकता है, MCQs आ सकता है कि अगर आपकी फिनिश्ड गुड की जो आप सेल कर रहे हो, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फिनिश्ड गुड वही होती हैं जो आप सेल कर रहे होते हो। तो अगर आपकी फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट से, तो क्या आप NRV उसका फाइंड कर सकते हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू? तो इसका आंसर है नो, नहीं, हम नहीं फाइंड कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस 15.3, और इसको हम रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या कहा है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहे हैं, ठीक है, 2-2 3-3 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। प्रिंस लिमिटेड, अब प्रिंस लिमिटेड कंपनी नेम है, इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ये क्या करता है, बिजनेस बना रहा है। 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड। एक जो यूनिट है रॉ मटेरियल का वो हमारे पास एक ही फिनिश्ड गुड के मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है।
द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्वायर्ड बाय द कंपनी इज़ दिस पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास 300 पर यूनिट है, लेकिन जनवरी 31 पे क्या हुआ, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई प्राइस हैज़ फॉलन फ्रॉम दिस टू दिस। अब क्या हुई, मतलब ज़्यादा हम यूनिट्स बाय कर रहे थे ना, तो ज़्यादा बाय किए तो उसने हमें कम प्राइस भी देने शुरू किए। कितने से, 3000 से वो हमारे 300 से आ गया हमारे पास 200 पे, ठीक है। हमने पहले जनवरी 31 तक हमने पहले जो भी यूनिट उससे परचेज़ किया हमने 300 पुट की प्राइस दी उसे, और जनवरी 31 के बाद हमने जितने परचेज़ किए हम उसे कितनी प्राइस दे रहे हैं, 300 नहीं 200, 300 से 200 पे जो प्राइस थी वो गिर गई थी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज़ 500 रुपीज़। अब जो कॉस्ट है हमारे पास 1 यूनिट प्रोड्यूस करने की, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारे पास 500 है, वाइल NRV ऑफ द प्रोडक्ट इज़ दिस पर यूनिट 400 पर यूनिट, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो हमारे पास 400 है। कैलकुलेट हमने क्या करनी है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ही कैलकुलेट करनी जो प्रीवियस की। द कंपनी हैज़ 75 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है। एट द एंड ऑफ मंथ अब कंपनी के पास कितने रॉ मटेरियल के यूनिट्स हैं, हमारे पास 75 यूनिट्स, ठीक है। 75 यूनिट रॉ मटेरियल के हैं, तो मतलब 75 ही कन्वर्ट होंगे फिनिश्ड गुड्स में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट हमारे पास रॉ मटेरियल का है और 1 यूनिट हम बना रहे हैं उसका फिनिश्ड गुड्स का। अब हमने क्या करना है, इसकी जो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल यूनिट्स अपने देखेंगे लास्ट फार्मूले से, ठीक है। टोटल यूनिट हमारे पास 75 है, 75 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट की प्राइस से, ठीक है। प्राइस पर यूनिट जो हमारे पास है 200। अब यहाँ पे ये बात है कि आपने यहाँ पे 300 क्यों नहीं ली प्राइस, ठीक है, क्योंकि 300 जो प्राइस थी वो हमारी थी 31 जनवरी से पहले। और अब हम क्या कर रहे हैं, जो कैलकुलेट अपनी वैल्यू कर रहे हैं वो हम अपनी जो अब हमारी कंपनी की सिचुएशन है या जो करंट मंथ जा रहा है उसकी वैल्यू काउंट कर रहे हैं, और वो हमारे 31 जनवरी के बाद की आ रही है, ठीक है। और 31 जनवरी पे क्या होगा, हमारी प्राइस 300 से 200 पे चलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइस पर यूनिट कितना लेंगे, 300, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ मंथ हमने क्या करनी है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि हमने इसका सोल्यूशन कैसे लिखा। हमने क्या किया, 75 यूनिट से हमारे पास 75 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 200 रुपीज़ से, जो हमारे पास पर यूनिट आ रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका हमारा मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो प्राइस है, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स की, वो हमारे पास इक्वल हो या कम हो प्रोडक्शन प्राइस से, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को किस में लिखते हैं, NRV में, ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में। तो इसका यही हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिटन डाउन टू दिस एज द फिनिश गुड्स वुड नॉट बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया फिनिश्ड ऑफ गुड्स की जो प्राइस है वो लेस देन और इक्वल टू हो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट के। तो यहाँ पे भी वो यही कहा है, वुड नॉट बी सोल्ड, ठीक है। हमारे पास क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए हमारे पास कॉस्ट, अबव कॉस्ट, अबव मतलब कॉस्ट है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या हम कह दें कि लेस तो और इक्वल होनी चाहिए, या हम कह दें ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी जो छोटी सी प्रैक्टिस थी 15.3 ये भी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम ITTR को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ITTR क्या है, ठीक है। ये आपके MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ NRV ऑफ फिनिश्ड गुड इज़ लेस दैन इट्स कॉस्ट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, NRV अब आपके पास फिनिश्ड गुड्स की है, यहाँ पे आपने ये पॉइंट नोट डाउन करते जाना है और इसको याद रखना है, ठीक है। फिनिश गुड्स की जो NRV है हमारे पास वो आपकी कम है, किससे कम है, कॉस्ट, ठीक है। आपकी जो कॉस्ट है ना उससे हमारे पास क्या है, कम है NRV फिनिश्ड गुड्स की। तो हम अब क्या कहेंगे, इस केस में हमारी जो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट एंड NRV, ठीक है। वो क्या होगी, हमारी कॉस्ट या NRV से कम होगी। क्लियर। और अगर हमारे पास NRV ऑफ फिनिश्ड गुड ग्रेटर हो जाए दैन इट्स कॉस्ट, उसकी कॉस्ट से ग्रेटर हो जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू क्या होगी,
उसकी वैल्यू होगी जो उसकी कॉस्ट की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि वो उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट या NRV से कम हो जाएगी। यहाँ पे हम कहेंगे शैल बी वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट, जितनी उसकी कॉस्ट की वैल्यू है उतनी ही उसी की होगी। और हम इस बात को नोट नहीं करेंगे कि NRV इज़ लोअर देन इट्स कॉस्ट, कि NRV जो है वो हमारे पास कॉस्ट से कम आ रही है। ठीक है, हम इसको नहीं देखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जो होगी वो कॉस्ट की ही वैल्यू लेंगे। क्लियर, यहाँ पे ये 2 पॉइंट थे छोटे छोटे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।